सुनो अली, अगर आज मेरा निशाना चूक गया तो समझ लेना तुम्हारी बाजी को बरसों की तपस्या खाक में मिल जाएगी। आज इस सड़ियल और खुद पसंद इंसान का गुरूर इसी छत के नीचे दफन होगा, जिसने बचपन में मेरी मासूम सी गुड़िया को गैर कानूनी तजावजात कहकर कुचले के ढेर के नजर कर दिया था। जर्निश ने एक पुराना घिसा हुआ जूता हाथ में तोलते हुए नाहित सफाकी से कहा। उसकी बड़ी बड़ी मखमली आंखों में गुस्से की चिंगारियां साफ दिखाई दे रही थी। घनी जुल्फें जो लापरवाही से शानों पर बिखरी हुई थी, उसके एहतजाजी मूड की अक्कासी कर रही थी। जर्निश जो अपनी खूबसूरती और जिद्दी तबीयत के बायस पूरे खानदान में मशहूर थी, आज एक मिशन पर थी। उसके सामने पुराने जूतों का एक ढेर लगा था, जो उसने खास तौर पर एसपी औरंगजेब के इस्तकबाल के लिए जमा किए थे। बाजी, खुदा का खौफ करे, वो अब कोई गली मोहल्ले का लड़का नहीं, पूरे शहर का एसपी बनकर आया है। अगर उसने आपको इस हाल में देख लिया तो इस्तकबाल की बजाय हम दोनों को थाने की सैर करनी पड़ेगी। अली ने खौफजदा लहजे में अपनी बहन को समझाने की कोशिश की। अली जो अपनी शरारतों और नत नए तजर्बात की वजह से घर भर का लाडला था, उस वक्त अपनी बाजी के जुनून से सख्त परेशान दिखाई दे रहा था। वो दुबला पतला चुस्त तवाना लड़का, जिसकी आंखों में हवा वक्त कोई ना कोई मंसूबा गर्दिश करता रहता था। जर्निश ने हकारत से एक जूता ढेर में शामिल किया और दान पीसते हुए बोली, वो एसपी होगा अपने महकमे का। मेरे लिए वो वही संगदिल औरंगजेब है जिसने मेरी गुड़िया के हाथ पांव तोड़कर उसे कचरे वाले के हवाले किया था। आज मैं उसे बताऊंगी कि तजावजात क्या होती है और उनका इंजाम क्या होता है। अभी उसकी बात मुकम्मल ही हुई थी कि गली में मोड़ पर पुलिस के सायरन की मखसूस आवाज गूंजी। जर्निश के हाथ में पकड़ा जूता एक लम्हे के लिए लड़सा, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पाया। नीचे घर में खुशी का शोर बरपा हो चुका था। औरंगजेब की वापसी महज एक कजन की वापसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मुहाफिज की आमद थी जिस पर पूरे खानदान को नाज था। पुलिस की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक नहायत रोबदार बुलंद काबत और क्लब लगी पगड़ी पहने शख्स बाहर निकला। सफेद वर्दी उसके चूड़े शानों पर जैसे सज सी गई थी। उसके चेहरे पर एक खास किस्म की संजीदगी और फौलादी असाब की झलक थी जो इसे आम लोगों से मुमताज करती थी। ये औरंगजेब था, जिसकी एक नजर मुजरिमों के हौसले पस्त करने के लिए काफी थी। जर्निश ने छत की मंडीर से नीचे झांका। औरंगजेब का एक पांव अभी गाड़ी से बाहर निकला ही था कि उसने अपना जूता निशाना बांध कर छोड़ने का इरादा किया, मगर ऐन उसी लम्हे औरंगजेब ने सर उठाकर ऊपर देखा। उसकी सर्द और गहरी नजरें सीधी जर्निश की आंखों में पेवस्त हो गई। वो नजरें नहीं थी, बल्कि जैसे किसी माहिर शिकारी ने अपने शिकार को भांप लिया हो। जर्निश के हाथ वहीं मुंजमद हो गए। उसने महसूस किया कि औरंगजेब की इस एक निगाह में हजारों सवाल और एक फातिहाना मुस्कुराहट छुपी हुई थी। औरंगजेब ने एक अब्रोच खाई और अपनी मखसूस स्पार्ट लहजे में बुलंद आवाज में कहा, बचपन की बदतमीज जर्निश अभी तक बड़ी नहीं हुई, या फिर अभी तक तजावजात हटाने का सदमा नहीं गया? जर्निश ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींचा और पीछे हट गई। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो शख्स तो उसे देखने से पहले ही उसके इरादे भांप चुका था। वो गुस्से से पैर पटकती हुई नीचे की तरफ भागी। नीचे लाउंज में जश्न का समा था। सब औरंगजेब को गले लगा रहे थे, उसकी कामयाबियों पर फख्र कर रहे थे। जर्निश सीढ़ियां उतरकर हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उस पर ठहर गई। औरंगजेब जो अपनी वालदा के पास बैठा था, उसे देखकर एक बार फिर मुस्कुराया। आओ जर्निश, सुना है तुमने मेरे इस्तकबाल के लिए बड़ा खास इंतजाम कर रखा था, ऊपर छत पर किया था क्या? उसे तंजिया लहजे में पूछा। जर्निश ने उसे घूरने की कोशिश की, मगर उसके रूप के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने नजरें चुराई और तन कर बोली, वहां पुराने जूते थे, बिल्कुल आपकी शख्सियत की तरह बेजान और बदसूरत। हॉल में एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर सब हंस पड़े। औरंगजेब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जर्निश को बेचैन कर रही थी। रात के पिछले पहर जब सारा घर सो रहा था, अली दबे पांव गिराज की तरफ पड़ा। उसके हाथ में एक मशल और कुछ केमिकल के डिब्बे थे। गिराज का एक कोना उसने खुफिया तौर पर अपनी पटाखा फैक्ट्री बना रखा था। उसका मिशन इस ईद पर एक ऐसा धमाका करना था जो पूरे शहर को हिला कर रख दे। बस ये आखिरी फार्मूला सेट हो जाए, फिर देखना अली डॉन का कमाल। उसे बुड़बुड़ाते हुए एक बोतल से नीला मादा निकाला। अचानक गिराज की लाइट ऑन हुई और एक बारी साया दीवार पर लर्जा। अली के हाथ पांव फूल गए। सामने औरंगजेब खड़ा था, बाजू सीने पर लपेटे, चेहरे पर वही खौफनाक खामोशी।
تو محلے کا ڈون یہاں چھپا بیٹھا ہے؟ اورنگزیب کی آواز گراج میں گونجی۔ علی نے فوراً بوتل پیچھے چھپائی اور ہکلا کر بولا، وہ بھائی، میں تو بس کچرا صاف کر رہا تھا۔ اورنگزیب قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کی جوتوں کی آواز علی کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ اسے جھک کر علی کے ہاتھ سے وہ بوتل چھینی اور اسے غور سے دیکھا۔ یہ کچرا نہیں علی، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تمہیں اندازہ ہے اس ایک بوتل کی وجہ سے تمہیں کتنے سال کی جیل ہو سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں رشتہ داری کی کوئی بو نہیں تھی۔ وہ اس وقت صرف ایک ایس پی تھا۔ علی کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ علی بھائی، وہ میں مذاق کر رہا تھا، میری وردی رشتہ داری نہیں دیکھتی علی۔ آج میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اگر دوبارہ اس کے رات میں مجھے پٹاخوں کی بو آئی تو اگلی صبح تم اپنے گھر کی بجائے حوالات میں ناشتہ کرو گے۔ اورنگزیب نے وہ بوتل ایک طرف پٹکی اور مڑا۔ علی وہی کھڑا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اورنگزیب بدل چکا ہے۔ وہ اب صرف ان کا کزن نہیں رہا بلکہ ایک قانون کا پہرہ دار بن چکا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جنگ کا میدان سجا تھا۔ زرنیش اور اورنگزیب کے سامنے لڑکی پلیٹ اٹھائی اور دوسری طرف رکھ دی۔ یہاں جراثیم ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ باہر سے آ رہے ہیں، اسے نہایت معصومیت سے کہا۔ اورنگزیب نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر بولا، زرنیش، تمہاری اس حرکت میں تعزیرات پاکستان کی دفاع کے تحت رکاوٹ ڈالنے کا کیس بن سکتا ہے۔ تم ایک سرکاری آفیسر کو اس کی خزا سے محروم کر رہی ہو۔ اوہ واقعی؟ زرنیش نے کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اور اس ہٹلر پن کا کیا جو آپ ہر وقت چھاڑتے رہتے ہیں؟ گھر کو تھانہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ گھر ہو یا شہر، قانون ہر جگہ بڑا پر ہے، اور جو تم یہ غیر ذمہ داری شہری بن کر گھوم رہی ہو، کسی دن تمہیں قانون کی گرفت میں لانا ہی پڑے گا۔ اورنگزیب نے کافی کا مگ اٹھایا اور سکون سے سپ لینے لگا۔ زرنیش نے دانت پیسے اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ سیدھی علی کے پاس پہنچی جو اب بھی اورنگزیب کی دھمکی سے سہم کر صحن میں بیٹھا تھا۔ علی، تم ڈر کیوں رہے ہو؟ وہ صرف تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو اسے دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ زرنیش نے اسے اکساتے ہوئے کہا، باجی، وہ سچ مچ چیر بیچ دے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنا غصہ تھا؟ کچھ نہیں کرتا وہ صرف اپنی طاقت کا روپ ڈال رہا ہے۔ تم بس اپنا وہ اورنگو ایٹم تیار کرو، میں دیکھتی ہوں تمہیں وہ کیسے پکڑتا ہے۔ زرنیش کی باتوں نے علی کے اندر جیسے ڈون کو دوبارہ بیدار کر دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور عزم سے سر ہلایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ شے اسے کتنی بڑی مصیبت میں ڈالنے والی ہے۔ اورنگزیب اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے صحن میں زرنیش اور علی کی سرگوشیاں کرتے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زرنیش اسے نیچا دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چال ضرور چلے گی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ قانون کی زنجیریں بہت مضبوط ہوتی ہیں، چاہے وہ محبت کی ہو یا تھانے کی۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے زرنیش۔ اسے سرگوشی کی اور کمرے کی بتیاں بجھا دی۔ اندھیرے میں اورنگزیب کی وہ فاتحانہ مسکراہٹ اور زرنیش کا وہ ضدی لہجہ دونوں ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھے۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی تھی۔ اورنگزیب نے دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس پابندی کا سب سے پہلا شکار اس کا اپنا ہی گھر ہونے والا ہے۔ کھیل تو بھی شروع ہوا ہے زرنیش۔ اورنگزیب نے بالکنی کی منڈیر پر ہاتھ جما کر سرگوشی کی تو اس کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی نکلی۔ وہ جانتا تھا کہ زرنیش کے دماغ میں چلنے والی شرارتیں اب کسی بڑے چال کی طرف لے جائیں گی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ قانون اور خاندان کے درمیان کھینچی یہ لکیر اتنی جلدی دھندلا جائے گی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سکوت چھایا ہوا تھا، جسے اورنگزیب کی سرکاری فائل کے صفحات پلٹنے کی آواز توڑ رہی تھی۔ اس نے بغیر سر اٹھائے کپ چائے کی طرف بڑھایا۔ پورے شہر میں دفعہ 144 نافذ ہو چکی تھی۔ اب وہ کسی قسم کی عوامی اجتماع یا آتش بازی پر مکمل پابندی ہے۔ اسے اسپاٹ لہجے میں اعلان کیا، اور یہ پابندی کیا گھر کے صحن پر بھی لاگو ہوتی ہے مسٹر ایس پی؟ زرنیش نے پراٹھے کا نوالہ توڑتے اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ اورنگزیب نے فائل بند کی اور اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی، جہاں ضدی پن کے سائے بھی موجود تھے۔ قانون کی نظر میں صحن ہو یا سڑک، جرم تو جرم ہے۔ اگر تعزیرات پاکستان کے تحت کوئی بھی ایسی سرگرمی ہوئی جس سے امن عامہ کو خطرہ ہو تو میری وردی رشتہ داری نہیں دیکھے گی۔ ہمیشہ تعزیرات پاکستان کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، کبھی انسان بن کر بھی سوچ لیا کرے کہ خوشیاں قانون کی محتاج نہیں ہوتی۔ زرنیش نے تنزین کہا اور میز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوشیاں اگر دوسروں کی جان خطرے میں ڈالے تو وہ جرم بن جاتی ہے زرنیش۔ اورنگزیب نے آخری سپ لیا اور اٹھ کر باہر کھڑی اپنی سرکاری گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔
जरनीश ने मुड़कर सहन में दबे पाँव गिराज की तरफ जाते अली को देखा। वो दौड़ कर उसके पास पहुंची। सुना तुमने अली, तुम्हारा हिटलर भाई कह रहा है कि आप चैन में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। उसने अली को मजीद भड़काया। अली ने एक बड़े से डिब्बे को कपड़े से ढांप कर रखा था। उसकी आंखों में डर और जोश का मिला जुला असर था। बाजी, वो सचमुच कह रहा है। क्या पटाखों पर वाकई जेल हो सकती है? कुछ नहीं होता अली, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है ताकि तुम उसके रोप में रहो। अगर तुम वाकई मोहल्ले के डॉन हो तो साबित करो। ये दफा 144 उसके थाने के लिए है, तुम्हारे टैलेंट के लिए नहीं। जरनीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने औरिंगो एटम तैयार कर लिया बाजी, बस एक मौका की तलाश है। ऐसा धमाका होगा कि थाने की दीवारें लर्ज उठेंगी। अली ने जोश में आकर कहा, तो फिर देर किस बात की? अगर हिम्मत है तो आज रात औरंगजेब के थाने के पिछवाड़े वाले खाली प्लाट में उसे चला कर दिखाओ। वो गश्त पर होगा, उसे लगा कि हमला हो गया और तुम वहां से हीरो बनकर निकलना। जनीश की आंखें शरारत से चमकी। थाने के पास? भाजी, ये तो मौत की कुओं में छलांग लगाने जैसा है। अली हकला गया। डर गए? मैं समझती थी मेरा भाई बहादुर है, अगर तुम इस तरह सड़ील कजन की धमकी से ही ढेर हो गए। जरनीश ने रास्ता रोका और हकारत से मुस्कुराए। ठीक है, आज रात औरिंगो आइटम अपनी गूंज सुनाएगा। अली ने फैसला को अंदाज में कहा और गैराज के अंदर गायब हो गया। रात का अंधेरा गहरा हुआ तो शहर की सड़कों पर हू का आलम था। औरंगजेब अपनी टीम के साथ गश्त पर था। पुलिस की गाड़ी के सायरन धीमी आवाज में सुनाई दे रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठा औरंगजेब मुसलसल वायरलेस पर हदायत दे रहा था। इंस्पेक्टर हैदर, शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी सख्त करते, दफा 144 के खिलाफ वर्जी करने वालों को फिल फॉर हिरासत में लिया जाए। इंस्पेक्टर हैदर एक उदिर उम्र तजर्बाकार और फर्ज शनास ऑफिसर, जिसकी मूछें उसे सख्त मिजाज की गवाही देती थी, ने इस बात में जर हिलाया, जी सर, कोई भी शर पसंद नहीं बचेगा। उधर थाने की पिछवाड़ी झाड़ियों के पीछे अली अपने दोस्तों के साथ छुपा हुआ था। उसके सामने एक अजीबो गरीब सा बमनुमा पटाखा रखा था जिस पर उसने बड़े हरूफ में औरिंगो एटम लिखा था। अली यार, भाग चलते हैं, अगर पकड़े गए तो एसपी साहब कच्चा चबा जाएंगे। उसके दोस्त ने लड़ती आवाज में कहा। चुप कर, बाजी ने कहा, ये सिर्फ डराने का खेल है, बस माचिस दिखाओ और भागो। अली ने कांपते हाथों से तीली जलाई। जैसे ही आग ने बत्ती को छुआ, एक सनसनाहट पैदा हुई। अली और उसके सोच बिजली की तेजी से पीछे भागे। अगली लम्हे एक हौलनाक धमाका हो जिसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। थाने की इमारत की खिड़कियां थरथरा उठी। औरंगजेब की गाड़ी जो थोड़ी ही दूर खड़ी थी अचानक रुक गई। ये धमाका कहाँ हुआ? औरंगजेब ने दहाड़ कर पूछा। सर, ये तो थाने की अगली सिम से आवाज आई है। ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से मुड़ी। धुएं के बादल अब भी फिजा में रक्स कर रहे थे। औरंगजेब गाड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ में टॉर्च थी। रोशनी जब खाली प्लॉट पर पड़ी तो वहां 3 साए भागते हुए दिखाई दिए। घेर लो इन्हें, औरंगजेब ने हुक्म दिया। पुलिस एहलकार चीखों पुकार करते उनके पीछे लग गए। अली का पांव एक पत्थर से टकराया और वो वहीं ढेर हो गया। उसके दोस्त अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गए, मगर अली की बदकिस्मती थी कि वो सीधा औरंगजेब के बूटों के सामने गिरा। औरंगजेब ने टॉर्च की रोशनी में उसके चेहरे पर डाली। अली की आंखें खौफ से फट गई। उसके चेहरे पर बारूद की कालक लगी थी और हाथ में अभी भी वो केमिकल फार्मूले वाला पैक मौजूद था। अली, औरंगजेब की आवाज में बर्फ जैसी सर्दी थी। तो ये औरिंगो एटम तुमने बनाया था? भाई वो मैं, अली के पास अल्फाज ही नहीं थे। इंस्पेक्टर हैदर उसे और उसके सामान को थाने ले जाए। इस पर दहशतगर्दी की दफात और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का पर्चा काटे। औरंगजेब ने स्पार्ट लेजर में कार मुड़ गया। नहीं भाई, खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं तो सिर्फ पटाखा चला रहा था। अली रो पड़ा, मगर औरंगजेब ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थाने के लॉकअप के करीब एक कमरे में अली को बिठाया गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद औरंगजेब दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ सरकारी कागजात थे। देखो अली, ये वो एफआईआर है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। तुमने एक हसास इलाके में धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसकी सजा 10 साल कैद बामुशक्कत है। 10 साल? भाई मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा ले। अली इसके पैरों में गिरने लगा। औरंगजेब ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कुर्सी पर पटक दिया। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं इस वक्त, मैं एक एसपी हूं। तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से कितने लोगों की जान जा सकती थी? मुझे बाजी ने कहा था। अली के मुंह से सच निकल गया।
औरंगजेब की आंखें सिकुड़ गई। जर्निश ने? जी भाई, उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं। अली हिचकियां लेते हुए बोला। औरंगजेब के लबों पर एक तलख मुस्कुराहट आई। तो ये सब उसका मंसूबा था, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हवलदार, इसे हवालात में डालो और इसका फोन इसे दे दो। इसे अपनी बाजी को फोन करने दो। थोड़ी देर बाद घर में जर्निश की फोन की घंटी बजी। उसे खुशी से फोन ठहर से लगा ली, अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाएगा। बाजी, एसपी साहब मुझे सचमुच जेल भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझ पर दहशतगर्दी का केस बनेगा। मुझे बचा लें बाजी, वरना मैं यहाँ खुदकुशी कर लूंगा। अली की रोती हुई आवाज सुनकर जर्निश के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं भी आती हूँ। जर्निश ने दुपट्टा संभाला और दीवानावार बाहर भागी। वो गुस्से और सदमे से पागल हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि औरंगजेब अपनी रिश्तेदारी को इस तरह पैरों तले रोन देगा। वो जब थाने पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उसका दिल दहल गया। साहब सिपाही राइफलें ताने खड़े थे और मुजरिमों की चीखें सुनाई दे रही थी। वो सीधी औरंगजेब के ऑफिस की तरफ पड़ी। संतरी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने उसे धक्का दिया। हट जाओ मेरे रास्ते से। उसे पूरी कुव्वत से औरंगजेब के ऑफिस का दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर औरंगजेब नहायत इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा था, जैसे उसे किसी तूफान की आफत का इल्म ही ना हो। जर्निश उसकी मेज के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें अब फूल रही थी और आंखें आंसुओं से लबरेज थी। शर्म नहीं आती एक बेगुनाह बच्चे को जेल में डालते हुए? छोड़ो मेरे भाई को। वो मेज पर हाथ मारकर खराई। औरंगजेब ने नहायत खामोशी से अपना कप मेज पर रखा और कुर्सी पर टेक लगाकर उसे घूरा। उसकी खामोशी जर्निश के गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। बेगुनाह? जिसे थाने के पिछवाड़े में धमाका किया हो वो तुम्हारी नजर में बेगुनाह है? उसका लहजा सर्द था। वो सिर्फ एक पटाखा था जिसे तुमने एटम बम बना दिया है, सिर्फ अपनी अना की खातिर। जर्निश ने चिल्ला कर कहा। इतनी तरतारी मत करो उसकी जर्निश। जिस तरह की खतरनाक चीजें बना रहा है, कल को ये जुए में तुम्हें भी हार सकता है। औरंगजेब ने तंजिया लहजे में अली की गैर जिम्मेदारी पर चोट किया। जर्निश का सबर जवाब दे रहा था। उसे आगे बढ़कर औरंगजेब की वर्दी का गिरबान पकड़ लिया। जुबान संभाल कर बात करो ऑफिसर। तुम एक भाई होकर उसे जलील कर रहे हो। औरंगजेब की आंखों में एकदम गुस्से की लहर दौड़ी। उसे अपने फुलादी हाथ जर्निश के नाजुक कलाइयां इतनी सख्ती से थामी कि उसके मुंह से सिसकी निकल गई। उसे अपनी तरफ खींचा, यहाँ तक कि उनके चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। गिरबान छोड़ो मेरा जर्निश, वरना कानून के हाथ तुम्हारे लिए भी बहुत लंबे हो सकते हैं। उसकी आवाज में गर्ज थी। नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर लो, डाल दो मुझे भी जेल में। जर्निश ने जिद्दीपन से कहा। औरंगजेब ने उसकी आंखों में देखा जहां गुस्से की जगह खौफ के साए लहरा रहे थे। उसने एक गहरा सांस लिया और हवलदार को आवाज दी। हवलदार, जेल में डालो इस लड़की को। FIR काटो, इसने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला किया और सरकारी काम में मुदाखलत की है। औरंगजेब का ये इस बाट और बेरहम लहजा सुनकर जर्निश का सर चकरा गया। वो पिछले 24 घंटे से तनाव में थी और अब औरंगजेब की इस बेरुखी ने उसकी बची खची हिम्मत भी तोड़ दी थी। उसकी गिरफ्त औरंगजेब की गिरबान पर ढीली पड़ गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, औरंगजेब ने तेजी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जर्निश। उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी बल्कि एक झरझरी सी थी। जर्निश की आंखें बंद हो चुकी थी और वो मुकम्मल तौर पर उसके वजूद पर झुक गई थी। औरंगजेब की तमाम तर संगदिली उस एक लम्हे में हवा हो गई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। वो चीखा। उसका रोबदार चेहरा बौखलाहट की तस्वीर बन चुका था। उसे एहतियात से सोफे पर लिटा और खुद उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि उसे डराने का ये मजाक कुछ ज्यादा ही संगीन हो गया है। औरंगजेब ने लड़ते हाथों से मेज पर रखा गिलास उठाया और पानी की बूंदें जर्निश के सफेद पड़ते चेहरे पर छिड़की। उसका अपना दिल काबू से बाहर हो रहा था। वो शख्स जो बड़े बड़े मुजरिमों के सामने पलक तक नहीं चिपकता था, उस वक्त एक लड़की की खामोशी से लड़ गया था। जर्निश, आंखें खोलो, देखो मैं मजाक कर रहा था, किसी को जेल नहीं भेजा जा रहा। उसकी आवाज में वो रोब मफकूद था, सिर्फ एक अनकही इल्तिजा बाकी थी। जर्निश ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से अपनी पलकें चिपकाई। सामने औरंगजेब का परेशान चेहरा देखकर एक पल के लिए वो साकित रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसके बाजों के इज़ार में है
औरंगजेब का हाथ अब भी उसके माथे पर मौजूद है। उसे फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर कमजोरी ने कदम जमाए न दिए। औरंगजेब ने उसे सहारा देकर वापस सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसे जर्निश को गौर से देखा और धीमे लहजे में कहा, तुम इतनी कमजोर हो जाओगी ये नहीं सोचा था। जर्निश ने नमाकों से उसे घूरा और खुश लबों से बोली, आपको तो खुश होना चाहिए मिस्टर एसपी, आपका एक और मुजरिम ढेर हो गया। मैंने तुम्हें मुजरिम नहीं कहा था। औरंगजेब ने नजरें झुकाई, फिर दोबारा उसकी आंखों में झांका और अली पर कोई दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कटा। सिर्फ एक डर था ताकि वो आइंदा ऐसी खतरनाक हरकत ना करे। जर्निश ने हैरत से उसे देखा, तो आपने वो सब झूठ बोला? अली को हवालात में सिर्फ डराने के लिए रखा है? ताज़ीरात पाकिस्तान में कुछ दफात ऐसी भी हैं जो इस लाह के लिए इस्तेमाल होती हैं। जर्निश और अली को इस वक्त इस्लाह की जरूरत थी। औरंगजेब उठ खड़ा और अपनी वर्दी दुरुस्त की, उसी संजीदगी वापस लौटाई थी, मगर आंखों में अब भी वो नरमी मौजूद थी जो जर्निश ने पहले कभी नहीं देखी थी। जर्निश खामोश रही। उसे अपनी बदतमीजी और उसकी गिरबान पर हाथ डालने वाली हरकत याद आई, तो उसके गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। वो चुपचाप उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रुको जर्निश। औरंगजेब की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। वो मुड़ी और उसे सवालिया नजरों से देखा। औरंगजेब मेज के गिर्द घूमकर उसके करीब आया। उसकी शख्सियत का सहर इस वक्त अरूज पर था। अली को मैं रिहा कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। उसने रुक कर जर्निश के तासरात का जायजा लिया। आइंदा तुम उसे किसी गैर कानूनी काम पर नहीं उकसाओगी, चाहे वो मेरे खिलाफ हो ही क्यों ना हो। जर्निश ने उसका रास्ता रोका और तीखे लहजे में बोला, मैंने उसे नहीं उकसाया था, मैंने तो बस उसे बहादुरी याद दिलाई थी। बहादुरी और हमाकत में एक बारीक सी लकीर होती है जर्निश, और तुमने उस लकीर को पार करवा दिया। औरंगजेब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसी लम्हे इंस्पेक्टर हैदर अली को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। अली की हालत अभी भी गैर थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा आंसू से तर। जैसे उसने जर्निश को देखा हो उसकी तरफ लपका, बाजी मुझे घर ले जाए, मैंने कभी कोई पटाखा नहीं बनाना, मैं तो डॉन भी नहीं बनना चाहता। अली की आवाज में सच्ची तौबा थी। औरंगजेब ने अली के कंधे पर हाथ रखा, जो अब भी कांप रहा था। उसने अली को अपने करीब किया और नहायत संजीदगी से बोला, अली, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा कभी शहर के अमन में खलल डाला तो ये तुम्हारा कजन औरंगजेब नहीं बल्कि एसपी औरंगजेब फैसला करेगा। अब जाओ, तुम्हारी भाजी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अली ने एक बार फिर औरंगजेब को देखा, तो जर्निश का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलने लगा। जर्निश ने रुककर एक आखिरी बार मुड़कर औरंगजेब की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था। उसका एक हाथ उसकी कुर्सी की पुष्ट पर था और वो इसे ही देख रहा था। गिरबान तो मेरा अभी भी तुम्हारे हाथ में है जर्निश, चाहो तो उम्र भर के लिए थाम लो। औरंगजेब ने नहायत धीमे और गहरे लहजे में जुमला कहा तो जर्निश का दिल जैसे धड़कना बोल गया। उसे तेजी से रुख बदला और थाने से बाहर निकल गई। उसके कानों में औरंगजेब की वो आवाज किसी शहर की तरह गूंज रही थी। वो शख्स जिसे हिटलर लड़ता था, आज उसे अपनी हिफाजत की ढाल महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर अली तो अपने कमरे में बंद हो गया, जैसे उसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लियो। मगर जर्निश का हाल मुख्तलिफ था। वो अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। उसकी नजरों के सामने बार बार औरंगजेब का वो परेशान चेहरा आ रहा था जब वो बेहोश हुई थी। क्या वो सचमुच मुझसे? उसे जुमला अधूरा छोड़ के और तकिए में मुंह छुपा लिया। अगले चंद दिन घर में एक अजीब सी खामोशी रही। औरंगजेब अपनी ड्यूटी में मसरूफ था, मगर उसकी मौजूदगी अब जर्निश को खिलती ना थी। वो अब इसे छत से जूते फेंकने के लिए नहीं बल्कि इसकी वापसी का इंतजार करने के लिए देखती थी। एक शाम जब औरंगजेब घर वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। उसने लाउंज में बैठी जर्निश की तरफ देखा और वो थैला मेज पर रख दिया। ये क्या है? जर्निश ने तजस्सुस से पूछा। तुम्हारी पसंदीदा किताबें और कुछ कानूनी डाइजेस्ट, ताकि तुम्हें मालूम हो कि किस हरकत पर कौन सी दफा लगती है। औरंगजेब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जर्निश ने उसे घूरा और बोला, आप कभी कानून से बाहर नहीं निकल सकते क्या? कानूनी तो मेरा इश्क है जर्निश, और इस इश्क में एक नया भाव शामिल हो रहा है। औरंगजेब ने उसकी आंखों में झांका तो जर्निश ने फौरन अपनी नजरें हटा ली। उधर अली, जो चंद दिन खामोश रहा था, दोबारा अपने पुराने रूप में वापस आ रहा था। उसे औरंगजेब के कमरे के बाहर चहलकदमी करते हुए देखा कि औरंगजेब का मोबाइल मेज पर पड़ा है और वो खुद वॉशरूम में है। अली के दिमाग में एक नई शरारत ने जन्म लिया। अगर ये दोनों खुद
کچھ نہیں کر رہے تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ اسے دبے پاؤں اندر جا کر موبائل اٹھایا۔ اس نے اورنگزیب کے نمبر سے زرنش کو میسج ٹائپ کیا، تمہارے خلاف ایک نیا ثبوت ملا ہے، آج رات 11 بجے پارک کے کونے والے بینچ پر آؤ، یہ ایک سرکاری انکوائری ہے۔ میسج سینڈ کر کے اس نے موبائل وہیں رکھا اور باہر نکل گیا۔ پھر اس نے زرنش کے موبائل سے اورنگزیب کو میسج کیا، مجھے اپنی ایک غلطی کا اعتراف کرنا ہے، آج رات پارک میں ملے۔ رات کے 11 بجے پارک میں ہو کا عالم تھا۔ زرنش ڈرتے ڈرتے اس کونے تک پہنچی جہاں بینچ بچھا ہوا تھا۔ اسے لگا شاید اورنگزیب واپس کسی پرانے کیس کی بات کرنا چاہتا ہے۔ سامنے سے کھیولا نظر آیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ آ گئے؟ زرنش نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اورنگزیب نے حیرت سے اسے دیکھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے تو میسج کیا تھا کہ تمہیں کسی غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ میں نے؟ میسج تو آپ نے کیا تھا کہ میرے خلاف کوئی ثبوت ملا ہے۔ زرنش نے اپنا موبائل دکھایا۔ اورنگزیب نے اپنا فون نکالا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو میسج دیکھے۔ ایک پل کی خاموشی کے بعد اورنگزیب پر سمجھداری کی لہر دھوڑی۔ علی، اسے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زرنش نے ایک ٹھنڈی آہ پڑی، وہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا۔ اب آپ اس پر کون سی دفعہ سے لگائیں گے؟ اورنگزیب نے موبائل جیب میں رکھا اور ایک قدم زرنش کی طرف بڑھایا۔ فی الحال تو میں اپنے دل پر لگی دفعات کا حساب کرنا چاہتا ہوں۔ پاک کی مدم روشنی میں اورنگزیب کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح تراشا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے زرنش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زرنش، میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے سر نہیں اٹھایا، مگر تمہاری ضدی پن نے مجھے ہارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ مجھے کوئی ایسی نہیں ملی تھی جو میرے قانون کو چیلنج کر سکے، مگر تم نے تو میرا پورا تھانہ ہی ہلا کر رکھ دیا۔ زرنش کی آنکھوں میں جیسے آنسو آ گئے۔ میں تو آپ سے نفرت کرتی تھی اورنگزیب۔ نفرت اور محبت میں بھی ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے زرنش، اور تم نے وہ لکیر بھی پار کر لی ہے۔ اورنگزیب نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر زرنش نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ آپ نے مجھے جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا، یاد ہے نا؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا، یاد ہے، اور اس کی سزا میں عمر تک بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اورنگزیب نے مسکرا کر کہا۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے کیمرے کی فلیش لائٹ چمکی۔ اورنگزیب کی پولیس والی حس فوراً بیدار ہو گئی۔ اس نے تیزی سے اس طرف چھلانگ لگائی اور ایک سائے کو دبوچ لیا۔ آئیے علی، ڈان صاحب، ذرا ہمیں بھی دکھائیں کہ آپ کیا شوٹ کر رہے تھے۔ اورنگزیب نے علی کے کان کو پکڑا اور اسے روشنی میں کھڑا کیا۔ علی کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور بری طرح سے ہنس رہا تھا۔ بھائی، یہ تصویریں اگر میں نے چچی کو دکھا دی تو مجھے میری پسندیدہ بائک کل ہی مل جائے گی۔ زرنش نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا علی۔ اورنگزیب نے علی سے کیمرہ چھینا اور اسے گھورا۔ تمہاری بلیک میلنگ پر تعزیرات پاکستان کے تحت کتنا جرمانہ ہے اندازہ ہے تمہیں؟ بھائی، آپ کی محبت کے سامنے جرمانہ کیا چیز ہے؟ بس ایک بائک اور میری خاموش تیر پکی۔ علی نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اورنگزیب نے ایک گہرا سانس لیا اور زرنش کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اسے احساس ہو کہ اس کے گھر کا ایک چھوٹا سا مجرم دراصل ان دونوں کی خوشیوں کا سب سے بڑا گواہ بن چکا ہے۔ چلو گھر چلو، اس سے پہلے کہ سچ مچ تمہیں حوالات کی سیر کروا دوں۔ اورنگزیب نے علی کو آگے دھکیلا اور خود زرنش کے برابر چلنے لگا۔ رات کی اس خاموشی میں پاک کے اس راستے پر چلتے ان دونوں کے درمیان کی تمام تلخیاں بھی ایک نئی جذبے میں ڈھل رہی تھی۔ اورنگزیب نے محسوس کیا کہ تھانے کی کرسی سے زیادہ سکون اسے اس وقت محسوس ہو رہا ہے جب زرنش اس کے پہلو میں چل رہی تھی۔ گھر پہنچ کر علی نے سارا سچ اگل دیا جس پر سب گھر والے کہکا لگا کر ہنس دیے۔ اورنگزیب کے والد اور زرنش کے والد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے زرنش کی دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ ہم نے سوچا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت عمر قید سنائے، ہم نے ہی منگنی کا اعلان کرتے۔ سیسر جان نے کہکا لگاتے اورنگزیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرنش کو ایسا لگا جیسے زمین اس کے پیروں سے سرک گئی ہو۔ اسے تیزی سے اورنگزیب کی طرف دیکھا جو کہ ابھی تک سنجیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس فیصلے سے ناواقف نہیں تھا۔ اسے علی کی طرف دیکھا جو کہ اب تصویروں والی ڈیل بول کر
मिठाई के डिब्बे पर नजरें जमाए बैठा था। लेकिन अब्बा, मैंने अभी भी तलीम मुकम्मल करनी है और इस हिटलर से मेरी मंगनी। जर्निश ने एहतजाज करना चाहा मगर उसकी आवाज में दम नहीं था जो थाने में था। हिटलर से मंगनी नहीं हो रही जर्निश, एक मुहाफिज से हो रही है जो तुम्हारी बदतमीजियों को भी कानून का तहफ़्फ़ुज़ देगा। औरंगजेब ने धीमे लहजे में कहा और सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। मंगनी तो हो जाएगी मगर मेरी एक शर्त है। जर्निश ने रास्ता रोका और सबके सामने खड़े हो गई। शादी तब होगी जब मिस्टर एसपी सरकारी तौर पर मुझसे माफी मांगेंगे, उस गुड़िया के लिए भी जो उन्होंने कचरे में फेंकी थी, और इस जिल्लत के लिए भी जो मुझे थाने में उठानी पड़ी। हॉल में एकदम से खामोशी छा गई। सबकी नजरें औरंगजेब पर थी जो अब भी खामोश था। उसने गहरा सांस लिया और उठा और जर्निश के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। सरकारी माफी? उसे सरगोशी की? तनिष एक पुलिस ऑफिसर कभी झुकता नहीं है मगर एक कजन हार मान सकता है। उसने जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली और उसे खोला। उसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत और नायाब हीरे की अंगूठी चमक रही थी। यह अंगूठी मैंने तब खरीदी थी जब मैंने पहली बार वर्दी पहनी थी। मुझे मालूम था कि इसके लिए सिर्फ एक ही उंगली बनी है जो मेरा गिरबान पकड़ने की हिम्मत रखती है। उसे जर्निश का हाथ थाम कर अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। जर्निश की तमाम तर जुबान दराजी एक लम्हे में जैसे गायब हो गई। उसे अंगूठी को देखा और फिर औरंगजेब की आंखों में झांका जहां अब सिर्फ एतराफ और अपनाई थी। बाइक का क्या हुआ? अली ने मिठाई का डिब्बा हलक से उतारते हुए पूछा। तुम्हें बाइक मिलेगी अली, मगर एक शर्त पर। औरंगजेब ने मुड़कर उसे घूरा। तुम अब से मेरी टीम के एजाजी मशीर बराए आतिशबाजी हो गए। तुम्हारा काम ये होगा कि तुम शहर में गैर कानूनी पटाखे बनाने वालों की निशानकी करोगे और कानून के दायरे में रहकर अपना हक पूरा करोगे। मतलब मैं सचमुच का पुलिस वाला बन गया? अली उछल पड़ा। नहीं, तुम इससे सिर्फ एक मुखबिर हो जिसकी बाइक मेरे पास गिरवी रहेगी। अगर तुमने दोबारा कोई औरंगो आइटम बनाया, औरंगजेब ने तंबिया की तो सब हंस पड़े। शादी की तैयारी शुरू हुई तो घर का नक्शा ही बदल गया। जमीन चुप रहे। औरंगजेब का नाम सुनकर चिढ़ती थी, अब उसकी पसंद की किताबें पढ़ने लगी थी। एक शाम वो दोपहर लाउंज में बैठी मेहंदी की डिजाइन देख रही थी कि औरंगजेब अंदर दाखिल हुआ। ये सब क्या? उसे फाइलों का ढेर मेज पर रखते हुए पूछा। मेहंदी की डिजाइन है, अगर आपकी दफा 144 से फुर्सत मिल जाए तो एक नजर देख ले। जर्निश ने तंजिया लहजे में कहा। औरंगजेब ने एक डिजाइन की तरफ इशारा किया जिस पर हथकड़ी नुमा बेल बनी हुई थी। ये वाला बनवाओ, तुम्हारी शख्सियत पर जचेगा। आप कभी नहीं सुधरेंगे। जर्निश ने फाइल उसे मारी जिसे उसने नहायत महारत से हवा में ही पकड़ लिया। मेहंदी की रात पूरा कर रोशनी में नहाया हुआ था। मेहमानों का तांता बनता था और ढोलक की थाप पर लड़कियां गीत गा रही थी। जर्निश पीले रंग के जोड़े में किसी खिलती हुई कली की तरह लग रही थी। उसके हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। अचानक हॉल के दरवाजे पर एक हलचल सी हुई। सबकी नजरें उस तरफ उठी तो साकित रखे। औरंगजेब जो हमेशा सफेद वर्दी और कलफ लगी पगड़ी में नजर आता था, आज स्याह रंग की कढ़ाई वाले कुर्ते में और सफेद पजामे में दाखिल हुआ। उसकी चौड़े शाने और रूपदार शख्सियत उस रवायती लिबास में और भी निखर कर सामने आती थी। वो चलता हुआ जर्निश के करीब आया जो उसे देखकर अपनी पलकें झुकाना भूल गई थी। आज तो आप सचमुच के हीरो लग रहे हैं, जर्निश के मुंह से बेख्तियार निकला। औरंगजेब ने झुककर उसकी कान में सरगोशी की। हीरो तो मैं हमेशा से था जर्निश, बस तुम एक अंधी पुलिस वाली बनी हुई थी जिसे मुजरिम तो नजर आते थे मगर मोहब्बत नहीं। जर्निश का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने नजरें चुरा ली। उस वक्त हॉल के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। सब डर कर उछल पड़े। औरंगजेब की पुलिस वाली हिस्स फौरन बेदार हुई और उसने अपना हाथ कमर की तरफ ले जाने की कोशिश की जहां अमूमन पिस्तौल होती थी। पुरसुकून रहे ऑफिसर साहब, ये अली के बनाए हुए महफूज पटाखे हैं। जर्निश ने उसका बाजू थाम कर हंसते हुए कहा। बाहर आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर चुका था। अली ने वाकई कमाल कर दिया था। उसने ऐसे पटाखे तैयार किए थे जो आवाज कम और रोशनी ज्यादा पैदा कर रहे थे। औरंगजेब ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराता रहा। लगता है अली ने ताज़ीरात पाकिस्तान का गहरा मुतालिया कर लिया है। ये रात के जब मेहमान रुखसत हुए तो औरंगजेब और जर्निश सहन में लगे झूले पर बैठे थे। सर्द हवा के झोंके उनके चेहरे को छूकर गुजर रहे थे। तुमने मुझसे माफी की शर्त रखी थी ना? औरंगजेब ने अचानक पूछा। मैं भूल गई थी, जर्निश ने धीमे लहजे में कहा। मैं नहीं भूला,
اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی. اس میں تمہاری تمام بدتمیزیوں، نافرمانیوں اور اس دن کھانے میں میرا گریبان پکڑنے کی پوری تفصیل درج ہے. تو کیا آپ اب اس پر فرد جرم عائد کریں گے؟ زرنش نے اسے گھورا. نہیں، میں نے سوچا کہ ان تمام جرائم کی ایک ہی سزا ہونی چاہیے. اسے ڈائری بند کی اور زرنش کی آنکھوں میں جھانکا. عمر قید، وہ بھی میرے ساتھ. کیا تمہیں یہ سزا منظور ہے؟ زرنش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. اس نے اورنگ زیب کا ہاتھ تھاما اور اپنا سر اس کی شانے پر رکھ دیا. یہ سزا تو مجھے اس دن مل گئی تھی جب آپ نے تھانے میں مجھے اپنی باہوں میں تھاما تھا. خوشی کے اس ماحول میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شادی والے دن ایک ایسی آزمائش آنے والی ہے جو ان کے حوصلے کا امتحان لے گی. اورنگ زیب کو ایک اہم سرکاری مشن کے لیے کال آنے والی تھی جس نے نکاح کی خوشیوں پر سوالیہ نشان لگا دینا تھا. شادی کی تیاریاں مکمل تھی، کارڈ پٹ چکے تھے، مگر سرحد پار سے آنے والی کچھ خفیہ رپورٹس نے اورنگ زیب کے ماتھے پر پسینہ لا دیا تھا. اسے معلوم تھا کہ اسے اپنی ڈیوٹی اور محبت کے درمیان ایک مشکل انتخاب کرنا ہوگا. شادی کی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اورنگ زیب موبائل پر آنے والی کال نے پورے گھر کے جشن میں ایک انتہی لرزش پیدا کر دی. انسپیکٹر حیدر کی آواز وائرلیس کی مخصوص کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ گونجی. سر، شیرا گینگ کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے. وہ شہر کے مضافاتی علاقے میں ایک گودام کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اطلاعات ہے کہ وہ آج رات کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ہمیں ابھی نکلنا ہوگا. اورنگ زیب نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا. سامنے اس کی شادی کی شیروانی لٹک رہی تھی جو اس کے نئے سفر کی علامت تھی، مگر وائرلیس سے آتی آواز اسے اس کے پرانے عہد کی یاد دلا رہی تھی. اسے ایک لمبا سانس لیا اور فون کا آنسر لگایا. حیدر، آج میرا نکاح ہے. اس کے لہجے میں عجیب سی شکست کھود کی تھی. جانتا ہوں سر، مگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. شہر کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. حیدر کی آواز میں فرض کی سنگینی تھی. اورنگ زیب نے مٹھیاں بھیجی. اس نے ایک نظر سامنے رکھی زرنش کی تصویر پر ڈالی اور پھر اپنی وردی کی طرف دیکھا. 15 منٹ میں تھانے پہنچ جاؤں. اس آپریشن کو خفیہ رکھیں، گھر والوں کو پتہ نہ چلے. ادھر دوسرے کمرے میں زرنش اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی. سرخ عروسی جوڑا اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا. ماتھے پر دمکتا جھومر اور آنکھوں میں مستقبل کے خواب آج سچ مچ کسی پری کی طرح لگ رہی تھی. کیا ہوا ہے زرنش، اتنی خاموش کیوں؟ اس کی سہیلی نے اسے چھیڑا. زرنش نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہا، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے. ارے، یہ شادی کی گھبراہٹ ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. سہیلی نے ہنستے ہوئے جواب دیا. زرنش نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی انگلی میں پہنی اورنگ زیب کی دی ہوئی انگوٹھی کو چھوا. اسے اورنگ زیب کی خاموشی ڈرا رہی تھی. اٹھی اورنگ زیب کے کمرے کی طرف بڑھی. دروازہ کھلا تھا. اس نے اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا. شیروانی بستر پر ویسے ہی پڑی تھی، مگر اورنگ زیب وہاں نہیں تھا. اورنگ زیب، اسے پکارا مگر جواب میں صرف خاموشی ملی. الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور نیچے لاؤنج میں ہے جہاں علی اپنی شادی والے پٹاخوں کی پیٹیاں سیٹ کر رہا تھا. علی، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اسے بے چینی سے پوچھا. علی نے ایک پٹاخہ تولا اور لاپرواہی سے بولا، بھائی تو تھوڑی دیر پہلے نکلے تھے، کہہ رہے تھے کہ کچھ سرکاری کاغذات پر دستخط کرنے ہیں. بس آپ ابھی آتے ہی ہوں گے. نکاح کے دن سرکاری کاغذات؟ زرنش نے اسے گھورا اور کہا، تم جھوٹ بول رہے. اس کا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ باجی، اب میں کیا جانوں، وہ ایس پی ہیں، شاید کوئی فائل تھانے بھول گئے ہوں گے. آپ پریشان نہ ہو، دلہا بن کر ہی آئیں گے. علی نے راستہ روکا اور اسے تسلی دی، مگر زرنش کے شک یقین میں بدل رہا تھا. وقت گزرتا رہا. دوپہر سے شام ہو گئی، مگر اورنگ زیب کا کوئی پتہ نہ تھا. مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی. بینڈ باجے بج رہے تھے، مگر دلہا کا کمرہ ابھی بھی خالی تھا. چچا جان اور باقی گھر والے بھی اب پریشان دکھائی دے رہے تھے. اورنگ زیب کہاں رہ گیا؟ نکاح کا وقت قریب ہے اور وہ ابھی تک نہیں پہنچا. چچا جان نے علی کو بلا کر پوچھا. علی اب خود بھی ڈر رہا تھا. اسے خاموشی سے اپنا فون نکالا اور اورنگ زیب کے نمبر پر میسج کیا، مگر میسج ڈیلیور ہی نہیں ہوا. ادھر شہر کے دور افتادہ گودام میں گولیوں کی تھرتھراہٹ گونج رہی تھی. اورنگ زیب اپنی ٹیم کے ساتھ ایک خطرناک مقابلے میں مصروف تھا. اس کی سفید قمیض پر مٹی اور پسینے کے نشانات تھے، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جنون تھا، اس مجرم کو پکڑنا جو برسوں سے پولیس کو چکما دے رہا تھا. سر، یہ پیچھے سے آ رہے ہیں. حیدر چیخا. اورنگ زیب نے تیزی سے پوزیشن بدلی. انہیں زندہ پکڑنا ہے حیدر، ہمیں ان کے نیٹ ورک تک پہنچنا ہے.
गोलियां उसके कानों के पास से गुजर रही थी, मगर उसे सिर्फ जर्निश का वो चेहरा याद आ रहा था जो उस वक्त निकाह के जोड़े में उसका इंतजार कर रही होगी। उसे घड़ी देखी, निकाह में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। आखिरी वार करो, उसने गर्ज कर हुक्म दिया। घर में हंगामा बर्पा हो चुका था। मेहमान सरगोशियां कर रहे थे। सुना है दुल्हा बाकी है? नहीं यार, वो तो पुलिस ऑफिसर है, शायद किसी केस में फंस गया होगा। कैसा ऑफिसर है जो अपनी शादी के दिन भी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता? और जर्निश अपने कमरे में बंद थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके मेकअप को भी खराब कर रहे थे। उसे याद आया कि किस तरह औरंगजेब ने उसे थाने में डराया था। क्या ये सब बदला है? उसे सोचा, क्या मुझे उस दिन की बदतमीजी का बदला ले रहा है? क्या मुझे उसने इसलिए शादी का ख्वाब दिखाया कि निकाह के दिन सबके सामने जलील कर सके? वो उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से अपना झूमर उतारा और मेज पर पटक दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो हमेशा से हिटलर ही था और रहेगा। अली ने दरवाजा खटखटाया। बाजी, निकाह को आ गए, अब्बा बुला रहे हैं, कह दो उनसे कि दुल्हा नहीं आएगा। जर्निश ने चिल्ला कर कहा, बाजी वो आ रहे हैं, बस थोड़ी देर और। अली की आवाज लड़स गई। कितनी देर अली? सूरज ढल गया, बारात का वक्त निकल गया, वो नहीं आएगा। जर्निश ने दरवाजा खोला, बाहर लिखी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। मैं खुद सबको बताऊंगी कि शादी नहीं होगी। वो जैसे ही सीढ़ियां उतरकर हॉल में पहुंची, सबकी नजर उस पर ठहर गई। लोग उसे तरस भरी नजरों से देख रहे थे, जो जर्निश के लिए जहर के घूंट के बराबर था। जर्निश बेटी, बेटा औरंगजेब आ रहा होगा, बस थोड़ा सब्र करो। चचा जान ने उसे सहारा देना चाहा, मगर जर्निश ने उनका हाथ हटा दिया। सब्र कितना करूं अब्बा? उसने मुझे तमाशा बना दिया है। वो पुलिस वाला है ना, उसे अपनी ड्यूटी पे आ रही, मैं नहीं। अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बाहर से पुलिस के सायरन की तेज आवाज सुनाई दी। सब लोग बाहर की तरफ भागे। गली में 3-4 पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई दाखिल हुई और घर के सामने आकर रुके। गाड़ी का दरवाजा खुला और औरंगजेब बाहर निकला। वो अब भी उसी मिट्टी आलूद कमीज में था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी जिससे खून बह रहा था। उसके चेहरे पर थकन के गहरे साए थे, मगर आंखों में एक अजीब सी फतह की चमक थी। उसके पीछे पुलिस एहलकार एक मफरूद मुजरिम को हथकड़ियां लगाए गाड़ी से उतार रहे थे। औरंगजेब ने जर्निश को देखा जो कि बरामदे में खड़ी उसे आग बरसती नजरों से घूर रही थी। औरंगजेब चलता उसके करीब आया। उसने एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता जो कि उसने रास्ते में किसी दुकान से उठाया था, जर्निश की तरफ बढ़ाया। देर के लिए माजरत जर्निश, मगर ये मफरूद मुजरिम तुम्हारी शादी का तोहफा है। उसे हाँफते हुए कहा। जर्निश ने गुलदस्ते की तरफ देखा और फिर उसके जख्मी हाथ पर नजर पड़ी। उसका सारा गुस्सा एक पल में काफूर हो गया, मगर उसने अपनी अना को बरकरार रखने की कोशिश की। आपको शर्म नहीं आई? मैं यहाँ जलील हो रही थी और आप वहाँ हीरो बन रहे थे, उसने तीखे लहजे में कहा। औरंगजेब ने एक कदम और करीब बढ़ाया और धीमे लहजे में बोला, हीरो बनने नहीं गया था जर्निश, इस शहर को इन दरिंदों से पाक करने गया था जहां अब तुमने रहना है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी के दिन शहर में कोई बड़ा धमाका हो। जर्निश खामोश हो गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे हिटलर समझ रही हो दरअसल उसकी और उसके शहर की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रख गया था। और ये चोट उसे डरते डरते उसके हाथ की तरफ जाया गया। एक छोटी सी निशानी है इस बात की कि कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता, वो मुजरिम हो या तुम्हारा ये संगदिल कस्म। औरंगजेब ने मुस्कुराकर कहा। चचा जान ने आगे बढ़कर औरंगजेब को गले लगाया। शाबाश मेरे शेर, हमें तुम पर फख्र है। अब जल्दी जाओ और हुलिया दुरुस्त करो, निगाह का वक्त निकला जा रहा है। औरंगजेब ने एक आखिरी नजर जर्निश पर डाली और कहा, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। और हाँ जर्निश, वो झूमर दोबारा पहन लो, तुम उसके बगैर अधूरी लग रही हो। जर्निश ने नजर झुका ली और मुस्कुरा दी। अली जो अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था अचानक उछल पड़ा। तो क्या पटाखे चला दूं? नहीं अली, अभी नहीं, निकाह के बाद। औरंगजेब ने उसे घूरा और ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद औरंगजेब शेरवानी बहकर नीचे आया। निकाह की तकरीब नहायत सादगी मगर वक़ार के साथ मुकम्मल हुई। जब जर्निश ने कबूल है कहा तो औरंगजेब को ऐसा लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा केस जीत दिया हो। निकाह के बाद जब दोनों एक साथ बैठे थे तो औरंगजेब ने जर्निश का हाथ अपने हाथ में लिया। तुमने मुझे बहुत से अलकाबात दिए जर्निश, हिटलर, संगदिल, सड़ियल, जब एक नया नाम दोगी? जर्निश ने उसे देखा और नहायत मोहब्बत से बोली, मेरा बहादुर एसपी।
औरंगजेब के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ये एजाज मेरे लिए किसी तमगे से कम नहीं है। अब वो दोनों बातों में मसरूफ थे कि बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। औरंगजेब उछल कर खड़ा हो गया। ये क्या था? घबराए नहीं, अली के धमाकेदार रुखसती की तैयारी है, जरनिश ने हंसते हुए जवाब दिया। मगर वो नहीं जानते थे कि अली ने इस बार रुखसती की गाड़ी के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो कि औरंगजेब के लिए एक नया सरप्राइज बनने वाला है। अली ने गाड़ी के टायरों के नीचे छोटे छोटे पटाखे इस तरह छुपाए थे कि जैसे ही गाड़ी चलेगी पूरा मोहल्ला गूंज उठेगा। रुखसती का वक्त करीब आया तो सबकी आंखें नम थी। जरनिश अपने वालिदैन से मिलकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। औरंगजेब ने उसे सहारा देकर अंदर बिठा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। तैयार हो जरनिश? उससे पूछा। आपके पास साथ तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, जरनिश ने शरारत से कहा। और जैसे ही औरंगजेब ने गाड़ी स्टार्ट की और एक कदम आगे बढ़ाया, टायरों के नीचे से पटाखों के लगातार धमाके शुरू हो गए। औरंगजेब ने घबरा कर ब्रेक मारी और बाहर निकला। अली! उसे दहाड़ कर पुकारा। अली गिराज के पीछे से हंसता हुआ बाहर निकला। भाई, ये आपके इस्तकबाल के लिए था, ताकि रुखसती भी एसपी स्टाइल में हो। औरंगजेब ने गुस्से से उसे देखा, मगर फिर भी उसके चेहरे पर एक नरमी आ गई। उसे अली को अपने करीब बुलाया और उसे गले लगा लिया। तुम कभी नहीं सुधरोगे अली। उसने अली की जेब में एक चाबी डाली। ये तुम्हारी नई बाइक की चाबी है, जिसका तुमने वादा लिया था। अली खुशी से उछल पड़ा और औरंगजेब का शुक्रिया अदा किया। जरनिश ने गाड़ी के शीशे से ये मंजर देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता घर से दूर होने लगी। आसमान पर तारे चमक रहे थे और शहर की रोशनियां उनके नए सफर का इस्तकबाल कर रही थी। औरंगजेब और जरनिश के लिए सफर महज एक घर से दूसरे घर का नहीं था, बल्कि थाने से दिल तक का वो सफर था जो उन्होंने अपनी अना, नफरत और तकरार को पीछे छोड़कर तय किया था। गाड़ी नए घर के सामने आकर रुकी तो रात का आखिरी पैर फिजा को पुरसुकून बना चुका था। औरंगजेब ने इंजन बंद किया और एक गहरा सांस लेकर बराबर में बैठी जरनिश की तरफ देखा, चूंकि खामोशी से अपनी हथेली पर रची मेहंदी के नक्शा निगार को दिख रही थी। उस रग जोड़े में इस वक्त किसी ख्वाब जैसी लग रही थी, जिसके ताकुब में औरंगजेब ने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी थी। घर आ गया जरनिश, औरंगजेब ने धीमे लहजे में कहा और गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला। जरनिश ने बाहर निकलने से पहले एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर उसका हाथ थामकर बाहर आ गई। घर का सहन औरंगजेब की पसंद के मुताबिक सादा मगर पुरवकार था। उसने रास्ता रोका, शरारत से बोला, सुना है नहीं घर में दाखिल होने से पहले कुछ रस्में होती है, मगर एक एसपी के घर में कानून के मुताबिक दाखिला होता है। बोले, कोई इतराज है? जरनिश ने उसे घूरा और मुस्कुरा कर कहा, इतराफ तो बहुत है ऑफिसर साहब, मगर फिलहाल मैं इस थाने में पनाह लेने आई। पनाह मिलेगी, मगर सख्त शराइत पर। औरंगजेब ने उसे अंदर की तरफ जाते हुए कहा। कमरे के अंदर की फिजा गुलाब की खुशबू से महक रही थी। औरंगजेब ने दरवाजा बंद किया और मुड़कर उसे देखा, जहां वो कमरे के बीचों बीच खड़ी तसब्सब का शिकार लग रही थी। उसे अपनी कैप मेज पर रखी और उसके करीब आकर रुक गया। आज तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बहादुर एसपी। उसने उसका झूमर दुरुस्त किया और बोला, क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये तमगा मेरे लिए कितना कीमती है? जरनिश ने नजरें उठाए और कहा, मैं वो सच कहा था, क्योंकि आपने साबित किया कि आपके लिए फर्ज सबसे पहले है, चाहे वह शहर की हिफाजत हो या मेरी अना की तस्कीन। तुम्हारी अना की तस्कीन तो शायद मैं उम्र भर ना कर सकूं, मगर तुम्हारी हिफाजत का वादा मैंने आज इस निकाहनामे पर दस्तखत करके पक्का कर लिया है। औरंगजेब की आवाज़ में एक खास किस्म की गहराई थी, जिसने जरनिश के दिल की धड़कनों को तरतीब दे दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे को रोशन किया, तो जरनिश की आंख औरंगजेब की जूतों की मखसूस आवाज़ से खुली। उसने देखा कि औरंगजेब आधी वर्दी में तैयार था और अपनी पगड़ी सेट कर रहा था। इतनी जल्दी? आज तो छुट्टी होनी चाहिए थी। जरनिश ने थकी से सर उठाया और खफी से कहा। औरंगजेब ने आईने में उसका अक्स देखा और मुस्कुरा कर बोला, मुजरिम छुट्टी नहीं करते जरनिश, तो पुलिस कैसे कर सकती है? वैसे भी आज थाने में एक नई इंक्वायरी होनी है। कौन सी इंक्वायरी? जरनिश ने हैरत से पूछा। नाश्ते की इंक्वायरी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी अहलिया के हाथ में कानून के अलावा हड्डी या चमचा संभालने की कितनी साहियत है। उसे पगड़ी का आखिरी पेच ठीक किया और मुड़ा। जरनिश ने तकिया उसे मारा, जिसे औरंगजेब ने झुक कर बचाया और हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब जरनिश कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर
اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اورنگزیب نے خود انڈے تلنے کی کوشش کی تھی مگر وہ جل کر کوئلہ بن چکے تھے۔ اس جرم پر تو تعزیرات پاکستان کے تحت کچن میں داخلے پر پابندی ہونی چاہیے۔ زرنیش نے چولہا بند کیا اور اسے ایک طرف ہٹایا۔ ایک ناکام آپریشن تھا جسے اب آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اورنگزیب نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا جیسے وہ کسی میٹنگ کا انتظار کر رہا ہو۔ ناشتے کی میز پر وہی پرانی چٹپٹی نوک جھوک چھڑی تھی مگر اب اس میں نفرت نہیں تھی چونکہ بچپن کی رنجشوں سے جڑی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر چکے تھے۔ شام ڈلے جب سورج اپنی سرخی بکھیر کر رخصت ہو رہا تھا، اورنگزیب گھر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی ڈائری تھی جو اس نے منگنی پر دکھائی تھی۔ اسے زرنیش کو آواز دی جو کہ ٹیرس پہ بیٹھی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ادھر آؤ زرنیش، آج ایک حساب باقی ہے۔ اس نے ڈائری میز پر رکھی۔ زرنیش چل کر اس کے پاس آئی اور تجسس سے پوچھا، کیسا حساب؟ اورنگزیب نے ڈائری کھولی، سنجیدگی سے پڑھنا شروع کی۔ جرم نمبر 1، بچپن میں میری سرکاری فائل پر پینسل سے نقشہ نگاری کرنا۔ جرم نمبر 2، میرے واپسی پر چھت سے جوتے پھینکنے کی کوشش کرنا۔ جرم نمبر 3، ایک ایس پی کا گریبان پکڑنا۔ وہ رک گیا اور زرنیش کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بولو کیا سزا تو ان چلائیں گی؟ زرنیش نے اس کے ہاتھ سے ڈائری چھینی، اسے بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سزائیں تو آپ بہت دے چکے ہیں، اب ذرا میری فرض جرم بھی سن لیں۔ اسے راستہ روکا اور اورنگزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جرم نمبر 1، میری گڑیا کو تجاوزات کہہ کر کچرے میں پھینکنا۔ جرم نمبر 2، مجھے تھانے میں بے ہوش ہونے پر مجبور کرنا۔ اور جرم نمبر 3، مجھے ہٹلر بن کر ڈرانا۔ اورنگزیب نے کہکا لگایا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ تو جج صاحبہ، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ زرنیش نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر نہایت دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں کہا، جج کا فیصلہ یہ ہے کہ ملزم اورنگزیب کو عمر قید دی جائے، وہ بھی میری محبت کی قید میں، جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اورنگزیب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، یہ سزا مجھے دل و جان سے منظور ہے۔ اس جیل کی سلاخیں اگر تمہاری بائیں ہوں تو میں تمام عمر اس میں قید رہنے کو تیار ہوں۔ اسی لمحے آسمان پر ایک بار پھر رنگ برنگی روشنی بکھر گئی۔ علی اپنی نئی بائک پر سوار نیچے گلی سے گزر رہا تھا، اس نے جشن فتح کے طور پر چند محفوظ پٹاخے چلا دیے تھے۔ اورنگزیب نے نیچے جھانکا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ علی کبھی نہیں سدھرے گا، اس نے کہا، اور پھر ہم بھی کبھی نہیں سدھریں گے، ہے نا؟ زرنیش نے کی شانی پر اپنا سر رکھ دیا۔ ہمیں سدھرنے کی ضرورت بھی کیا ہے زرنیش؟ ہماری یہ تکرار، یہ نوک جھوک ہی تو ہماری محبت کا اصل رنگ ہے۔ میں ایک سخت گیر ایس پی ضرور ہوں مگر تمہارے سامنے میں ہمیشہ وہی اورنگزیب رہوں گا جس کا گریبان تم نے آج بھی تھام رکھا ہے۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور شہر کی روشنی زندگی کی گواہی دے رہی تھی۔ اورنگزیب اور زرنیش کے لیے یہ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز تھا جہاں قانون اور محبت ایک دوسرے کے پہلو با پہلو چلنے والے تھے۔ تھانے دار نے سے دل تک کا یہ سفر ایک ابدی رشتے میں بدل چکا تھا جہاں ہر دن ایک نیا مقدمہ تھا اور شام ایک نئی صلح۔ زرنیش نے دور افق پر نظریں جمائی اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس ہٹلر کے روپ میں ایک ایسا محافظ عطا کیا تھا جو اس کی دنیا کو محفوظ اور پرسکون بنانے کے لیے کافی تھا۔